अकबर की शंका, सबसे ताकतवर क्या है, पैसा, प्यार या दिमाग? एक दिन अकबर के दरबार में बैठे थे। मौसम सुहाना था। संगमरमर की फर्श पर धूप ऐसे पड़ रही थी जैसे सोने की पतली चादर बिछी हो। दरबारी अपनी अपनी बातों में मग्न थे, कहीं हास परिहास, कहीं बहस। बट सम्राट अकबर के माथे पर एक हल्की सी सिलवट थी। उन्होंने उंगलियों से गद्दी की बाहर थपथ पाई और बोले, दरबारियों, आज हमारी शंका है, दुनिया में सबसे ताकतवर क्या है, पैसा, प्यार या दिमाग? दरबार में सरगर्मी फैल गई। कोई बोला, हुजूर, पैसा, बिना पैसे कोई काम नहीं होता। कोई बोला, नहीं, प्यार, प्यार से पत्थर भी पिघलते हैं। कोई फुसफुसाया, महाराज, दिमाग, बिना दिमाग के पैसा भी हाथ से फिसलता है और प्यार भी राह भटकता है। अकबर मुस्कुराए, बहस बहुत हो गई। सबूत चाहिए? बीरबल, बीरबल आधा बजा लाए। हां जहांपना, 3 दिन की कसौटी लगाओ, हर दिन एक स्थिति, और देखो कि इन तीनों में कौन सचमुच सबसे ताकतवर साबित होता है। आखिर में फैसला होगा। बीरबल की आंखों में शरारत की चमक आई। हुजूर, हुक्म की तामील होगी। कल सुबह पहला इम्तिहान। दिन पहला, बाजार की भीड़, कौन चलाता है दुनिया? सुबह सुबह आगरा के सबसे रौनक भरे बाजार में भीड़ उमड़ आई। बीरबल ने एक ऊंचा मंच लगवाया और उस पर एक पुरानी टूटी तलवार रखवाई। ढोल बाजा बजा। जो इस तलवार को 1 घंटे में 1000 अशरफियों के मोल बेच दे, वही आज का नायक। 3 व्यक्ति आगे आए। 1, सेठ धनराज, मोटे सोने की जंजीर, उंगलियों में नग, पॉकेट में खनकता सिक्का, पैसा का प्रतिनिधि। 2, मीराबाई, कच्चे घरों का स्कूल चलाने वाली सरल सी महिला, प्यार की प्रतिनिधि। 3, गप्पू सिंह, बीरबल के कहे पर और स्वयं बीरबल दिमाग का प्रतिनिधित्व करने को। अकबर जाली के पीछे से सब देख रहे थे। सेठ धनराज का खेल, पैसा। सेठ ने हुक्का खींचा और चिल्लाए, 1000 क्या, 1200 दूंगा जो खरीद ले, ऊपर से 10-10 अशरफी बोनस। भीज खिसक कर पास आई, पर किसी ने पूछा, सेठ जी, तलवार टूटी है। सेठ बोले, अरे भाई, सोने की जड़ाओं मूठ देखो, लोहे का भाव क्या? यही रखो बातों में, लो नगद, खरीदो, बेचो। कुछ लोग लालच में पड़े, पर झुंड ने उठकर कहा, टूटी तलवार का क्या करेंगे? सेठ ने दरियादली दिखाई, चलो किरदार की कहानी जोड़कर सजावट बनाओ, साथ में मेरी हवेली का मुफ्त भोज। कई हाथ उठे। पैसा भीड़ खींच रहा था, मगर 1000 अशरफी का लक्ष्य अभी दूर। मीराबाई का अंदाज, प्यार। मीराबाई मंच पर आई, बोली, ये तलवार खुद में कहानी है। किसी योद्धा ने कभी अपनी जान पर खेलकर किसी की रक्षा की होगी। क्यों ना इसे शहीदों की याद में हमारी पाठशाला के स्तंभ पर लगाया जाए? जो भी दान देगा, उसके बच्चों का नाम सम्मान पट पर उकेरा जाएगा। सुनते ही भीड़ का माहौल बदल गया। माताएं, बूढ़े, जवान, हर कोई दिल से दान करने लगा। कुछ ने रोटी दी, कुछ ने चांदी के सिक्के, कुछ ने कपड़े। तख्ती पर नाम चढ़ते गए। 1 घंटे में 700 अशरफिया और बहुत सा सामान इकट्ठा हो गया, बिना किसी को मजबूर किए। प्यार ने सहयोग जगा दिया था। अब बीरबल मंच पर आए। उन्होंने तलवार उठाकर कहा, यह तलवार टूटी है, पर इसका समय नहीं टूटा। सुनो, पास के लोहार से पिघलाकर हम इससे कृषि औजार बनाएंगे। दरांती, कुदाल, हसिया। जो किसान भागीदारी करेंगे, उन्हें औजार लागत से कम मिलेंगे और सेठ धनराज इस काम में पूंजी लगाएंगे। मीराबाई की पाठशाला रेहड़ी वालों के बच्चों की शिक्षा संभालेगी। यानी पैसा प्लस प्यार प्लस योजना, तीनों मिले तो ये टूटी तलवार हजारों पेट भर देगी। भीड़ ने ताली बजा दी,
किसानों ने अग्रिम देना शुरू किया। सेठ ने लिखत पढ़त कर दी। मीराबाई ने स्वयं सेवक बुला लिए। 1 घंटे में ही 1000 अशरफियों का निशान पार। अकबर ने धीरे से कहा, पहला दिन। लगता है दिमाग ने पैसा और प्यार दोनों को दिशा दे दी। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह पैसा खींचता है, प्यार जोड़ता है, पर दिमाग इन्हें काम पर लगाता है। दिन दूसरा। संकट, जब पल भर में फैसला चाहिए। शाम को काले बादल घिर आए। शहर के बाहर छोटी नदी उफान पर थी। खबर आई, कुम्हारों का टोला पानी में घिर गया। बच्चे और बर्तन सब खतरे में। अकबर, बीरबल और दल तुरंत पहुंचे। सामने लकड़ी का पुराना पुल आधा टूटा। नदी गरज रही थी। समय कम था। पैसा क्या कर सकता है? सेठ धनराज 2 गाड़ियों में रस्सी, बांस, टाट ले आए। मजदूरों को दोगुनी मजदूरी देने का ऐलान। जो भी आए, आज रात 100 सिक्के। लोग दौड़े। पैसा जनशक्ति जुटाने लगा। पर योजना? नदी तेज थी। सिर्फ रस्सी बांधना खतरनाक। प्यार क्या कर सकता है? मीराबाई गांव की महिलाओं को साथ लाई थी। वे बच्चों को ढाढ़स बंधाने लगी। डरो मत, हम यही हैं। कई युवा स्वेच्छा से तैरकर दूसरी तरफ पहुंचे। बच्चों के साथ रहकर हिम्मत बनाए रखी। प्यार ने हौसला जगा दिया। घबराहट दूर होने लगी। दिमाग क्या करेगा? बीरबल ने नदी की धार देखी। मुट्ठी भर रेत उठाकर हवा में छोड़ी। धार की दिशा समझी। बोले, सीधे पुल से मत जाओ। धार तिरछी है। हम ऊपर की धारा में बांसों का तैरता सहारा बनाते हैं, ताकि बहाव बच्चों को नीचे वाली तरफ धीरे धीरे किनारे की ओर धकेल दे। साथ में रस्सी का पाश हर बच्चे की कमर में और ट्यूब बंधा। महिलाएं किनारे कमलताल की तरह चादरें फैलाकर बच्चों को खींच लेंगी। पुल की मरम्मत बाद में। पहले मानव श्रृंखला। सेठ के बांस रस्सी, मीराबाई के लोग और बीरबल की रचना 3 पहिए चल पड़े। आधे घंटे में तैरते बांसों की पंक्ति बन गई। रस्सियां बंध गई। किनारे चादर बिछावन तैयार। संकेतनाद 1, 2, 3। बच्चे तैरते सहारे के साथ फिसले। रस्सियां तनी और महिलाएं आजा आजा कहते खींचती चली आई। सभी सुरक्षित निकल आए। भीड़ वाह से गूंज उठी। अकबर ने बीरबल से धीमे कहा, आज पैसा तत्काल सामग्री, प्यार हिम्मत और दिमाग योजना बना। तीनों ने मिलकर जाने बचाई। पर अकेला कौन क्या करता? बीरबल ने सिर झुकाया। जहां पनाह, संकट में समझ का दिशा है। प्यार ऊर्जा, पैसा साधन। दिशा न हो तो नाव गोल गोल घूमती है। दिन 30। आंगन में हवा चल रही थी। बीरबल ने 3 पतंगे उड़ाई। एक की डोर पर सोने का पाल, दूसरी की डोर पर लाल दिल बना, तीसरी की डोर साधारण, पर उसे उड़ाया कुशल उस्ताद ने, गप्पू सिंह नहीं, एक असली पतंगबाज। सोने की डोर, पैसा पतंग ऊंची उठी, पर उस्तादी हाथ न होने से उलझी और पेड़ में जा फंसी। दिल वाली डोर, प्यार पतंग मधुरता से नाची, पर हवा तेज हुई तो हिचकोले। डोर ढीली पड़ते ही गिरने लगी। उस्ताद की डोर, दिमाग वही साधारण डोर, पर सही पेंच, सही छूट, सही खींच। पतंग सबसे ऊंची, स्थिर और सुंदर उड़ती रही। बीरबल बोले, डोर पैसा हो या प्यार, उस्तादी यानी दिमाग की जरूरत रहती है। कला ही तय करती है कि साधन कितनी ऊंचाई देंगे। एक वफादार कुत्ता लाया गया। सामने रोटी रखी गई। सेठ ने सोने का सिक्का दिखाया। कुत्ते ने रोटी छोड़ सिक्के की तरफ नहीं देखा। मीराबाई ने प्यार से बुलाया। कुत्ता पूंछ हिलाने लगा, पर रोटी से अलग नहीं हुआ। बीरबल ने इशारा किया। कुत्ते ने इशारा समझा। पहले बैठा, फिर रोटी उठाकर लाया, फिर छोड़ के आदेश पर छोड़ भी दी। बीरबल हंसे। प्रशिक्षण यानी दिमाग नियम सिखाता है। लालच और मोह दोनों पर नियंत्रण। 2 थालियां, एक सोने की
चिकनी, दूसरी मिट्टी की, सादी, दोनों में पानी भरकर दौड़ना था। सेठ ने सोने की थाली उठाई, चमक से चकाचौंध पानी छलका। मीराबाई ने मिट्टी की थाली उठाई, संभालते हुए चली, पर कदम डगमगाए, थोड़ा छलका। पतले शांत कदमों से प्रशिक्षित सेवक ने मिट्टी की थाली संतुलित करके बिना छलकाए पहुंचाई। बीरबल बोले, उपकरण महंगा सादा, दूसरा मुद्दा संतुलन और ध्यान यानी दिमाग, मूल बात। अकबर की आंखें चमक उठी, बात धीरे धीरे साफ हो रही है। 3 दिन के बाद दीवान ए खास फिर सजा। अकबर बोले, बीरबल, जो देखा वह ये कि पैसा काम तेज कराता है, प्यार लोगों को जोड़ता है और दिमाग इन दोनों को दिशा देता है। क्या इसका मतलब यही कि दिमाग सबसे ताकतवर है? बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह उत्तर हा है, पर आधा। दिमाग सबसे ताकतवर तब है जब उसमें करुणा बसी हो। करुणा से खाली दिमाग चालाकी बनता है, दिमाग से खाली प्यार अंधा हो जाता है और दिमाग प्यार से खाली पैसा खतरा। सच कहें तो सबसे ताकतवर विवेक है, दिमाग, जिसे प्यार दिशा देता है और फिर पैसा उसे साधन देता है। विवेक, दिमाग प्लस करुणा, यही त्रिशूल है। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, कसौटी? बीरबल ने हाथ उठाया, अगर हम पैसा देकर नदी पार कराते पर योजना नहीं होती तो जाने जाती। अगर हम प्यार से हाथ थामे रखते पर वैज्ञानिक विधि न लगाते तो घबराहट हावी रहती। और अगर हम दिमाग से पुल बना भी लेते पर प्यार न होता तो शायद सबसे पहले अमीरों को निकालते और सबसे कमजोर पीछे रह जाते। विवेक ही कहता है, पहले बच्चे, फिर बूढ़े, फिर सब। अकबर की आंखें नरम हुई। आज समझ में आया, ताकत का मतलब सिर्फ जीतना नहीं, सही को बचाना भी है। एक छोटी सी परीक्षा, फैसला जनता दे। बीरबल ने कहा, इजाजत हो तो आखिरी जन परीक्षा। चौक में एक बोरा रखा गया, उस पर लिखा, किसने तुम्हारी सबसे बड़ी मदद की, पैसा, प्यार या दिमाग? एक एक कंकड़ डालकर बताओ। लोग कतार में लगे। कोई बोला, जब मेरी बेटी बीमार थी, मीराबाई ने प्यार से संभाला, उसने प्यार में कंकड़ डाला। कोई बोला, सेठ ने ऋण दिया, पैसा में कंकड़। एक किसान बोला, हमारा खेत सही बांध से बचा, योजना ही असली थी, उसने दिमाग में कंकड़ डाला। शाम तक गिनती हुई, तीनों में कंकड़ बहुत थे, पर दिमाग और प्यार के कंकड़ थोड़े अधिक और पैसा उनसे थोड़ा पीछे। बीरबल ने कहा, देखा महाराज, जन अनुभव कहता है, दिमाग और प्यार साथ हो तो पैसा भी सत्कर्म बनता है। अकेला पैसा कई बार भटक जाता है। इसलिए सबसे ताकतवर विवेक, जो दिमाग को मानवता से जोड़ दे। अकबर उठ खड़े हुए, आज का फैसला, सबसे ताकतवर है विवेक, यानी प्यार से भरा दिमाग, और जो इसे सही समय पर काम में लाए उसी का पैसा पुण्य बनेगा और प्यार पराक्रम। दरबार वाह से गूंज उठा। सेठ धनराज ने हाथ जोड़ दिए, आज से हमारी पूंजी जनहित में भी लगेगी। मीराबाई मुस्कुराई, हमारी पाठशाला में विज्ञान और मानवता दोनों पढ़ेंगे। गप्पू सिंह ने कान में कहा, हुजूर, अब मैं भी दिमाग लगाकर प्यार से पैसा मांगूंगा, इनाम का। दरबार हंसी से भर गया। अकबर ने घोषणा की, बीरबल को विवेकता की उपाधि और 100 स्वर्ण मुद्राएं, सेठ धनराज और मीराबाई के लिए भी सम्मान पत्र, क्योंकि सहयोग ही असली सामर्थ्य है। कहानी की सीख, मोरल, 1, सबसे ताकतवर विवेक है, दिमाग प्लस करुणा, यही पैसे को उद्देश्य देता है और प्यार को दिशा। 2, पैसा साधन देता है पर दिमाग बताए तो वो परोपकार बनता है, नहीं तो आह का खिलौना। 3, प्यार ऊर्जा देता है पर समझ न हो तो अंधला परवाही भी हो सकता है। 4, संकट में तीनों की जरूरत होती है, पैसा, सामग्री, प्यार, हिम्मत, दिमाग, योजना।
पर मार्गदर्शक हमेशा दिमाग ही बने। 5, जीत वही नहीं जो दूसरों को हराए, सही को बचाए और सबको साथ लेकर चले, वही सच्ची जीत है। जब कोई पूछे सबसे ताकतवर क्या है, पैसा, प्यार या दिमाग, अकबर की चुनौती, आसमान से धरती तक की दूरी नाप कर दिखाओ। एक दिन अकबर के दरबार में बैठे थे। सुबह की सुनहरी धूप संगमरमर पर फैलकर जैसे चादर बन गई थी। दीवाने खास में हल्की हल्की गुनगुनाहट थी। काजी साहब दाढ़ी सहला रहे थे, पंडित जी अपनी माला फेर रहे थे और हमारे प्यारे गप्पू सिंह के होंठों पर वैसी ही शरारती मुस्कान थी जैसे किसी को शर्त हारवाने का विचार अभी अभी फूटा हो। अकबर ने मुस्कुराकर सबको ताका और बोले, दरबारियों, आज की अनोखी चुनौती यह है, आसमान से धरती तक की दूरी नाप कर दिखाओ। जो नाप दे उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं और विवेक रत्न की उपाधि। दरबार में फुसफुसाहट दौड़ गई। दूरी? किस चीज की? आसमान तो छूने जाओ तो आगे खिसक जाता है। कहीं ये चालाकी वाला सवाल तो नहीं? अकबर ने भौं उठाई। हां, दूरी, माप चाहिए, बातें नहीं। कौन आगे आएगा? सबसे पहले पंडित जी उठे। जहां अपना शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड अनंत है, अतः दूरी अनंत ही है, कृपा कर इसे अंतिम माने। अकबर हंसे। अगर अनंत है तो माप कहां? हमने नाप मांगा है, शास्त्र पाठ नहीं। काजी साहब बोले, हुजूर, मस्जिद की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़कर देखिए। जहां क्षितिज दिखता है वही आकाश की सीमा मानी जाए। लंबाई, दूर तक, चौड़ाई, छोर तक और दूरी। उफ! गप्पू सिंह तुरंत कूदे। हुजूर, रस्सी बांधिए, एक छोर धरती पर, दूसरा छोर आसमान में। कितना भी खींचो आसमान नहीं आता, समझिए बहुत दूर है और रस्सी बिककर सेठ का कर्जा चुक जाएगा। सब हंस पड़े, पर अकबर ने उंगली से इशारा कर मजाक थामा। हमें समझ में आने वाला माप चाहिए। बीरबल आदाब बजा लाए। जहां पनाह, दूरी नापना नामुमकिन नहीं, पर पहले ये तय कीजिए कि किस आसमान की दूरी नापनी है। नीला गुंबद जो आंख को दिखता है, बादल तक की ऊंचाई, सितारों तक, या फिर आसमान का वह प्रतिछाया जो धरती पर उतर आती है? अकबर मुस्कुराए। एक दिन में 3 तरीके चाहिए और हर तरीके में नाप साफ साफ सुनना है। हुक्म की तामील होगी। बीरबल ने कहा, पहला तरीका जन समझ वाला, दूसरा विज्ञान वाला, तीसरा दर्शन वाला। कल सुबह, दोपहर और रात 3 पहर में 3 नाप। पहला पहर, सुबह कुएं का आसमान, आसमान को धरती पर उतारो, फिर नापो। अगली सुबह शहर के पुराने पीपल कुएं पर दरबार लगा। कौतूहल से लोग छतों दीवारों पर चढ़े। बीरबल ने कुएं में झांका। पानी शांत था और भीतर नीला आसमान साफ साफ दिख रहा था। बीरबल बोले, जहां पनाह, आसमान नीचे आ गया है, अब दूरी नापना आसान है। गप्पू सिंह फुसफुसाए, वाह! बिना सीढ़ी आसमान उतर आया। बीरबल ने 2 सिपाहियों से कहा, कुएं के अंदर रस्सी नीचे करो। रस्सी में लकड़ी की छोटी पट्टी बंधी थी जो पानी को छूते ही गीली हो जाती। उन्होंने रस्सी छोड़ी, पट्टी पानी पर हल्के से तैरी और जहां आसमान का प्रतिबिंब सबसे साफ था वहां रस्सी को निशान लगा दिया। रस्सी ऊपर खींची, निशान तक की लंबाई कुएं की मेहराब से नाप ली गई। अमुक हाथ, यानी कुएं के तल तक की गहराई। बीरबल बोले, आसमान का चेहरा आज इस पानी पर यही टिक रहा है। जो लोग कह रहे थे कि आसमान बहुत दूर है, वे देख लें, धरती से इतनी दूरी पर आसमान की झलक मिल जाती है। ये जनसमझ की नाप है कि कई बार दूरी वो नहीं होती जो आंख समझती है, दूरी वो होती है जहां अर्थ मिलते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर तर्जनी उठाई, नाप साफ है, पर यह प्रतिबिंब है, असली आसमान नहीं। जी, बीरबल ने सिर झुकाया, इसलिए इसे पहला तरीका ही समझिए, आंख को समझाने वाला।
अब दूसरा तरीका, विज्ञान। दूसरा पहर, दोपहर पतंग, डोरी और कोण, बादल तक का माप। दोपहर को खुला मैदान, हवा हल्की, आसमान पर सफेद बादलों की कतार। बीरबल के साथ दो कारीगर, एक पतंग, कसकर बनी लंबी डोरी और एक साधारण कोणमाप यंत्र, काठ की पट्टी, प्रो जैसी अर्धगोल थाली, एक धागे पर बसी सीसा गोली यानी कसौटी, क्लाइनोमीटर। बीरबल ने पतंग उड़वाई, डोरी सीधी तनी। उन्होंने जमीन पर डोरी के पास खड़े होकर कोण नापा। डोरी और जमीन के बीच का उठाव कितने अंश है। कारीगर ने डोरी की निकली लंबाई पढ़ी, इतने हाथ या गज। बीरबल ने मिट्टी पर सीधी रेखा खींची, उस पर छोटे छोटे खांचे बना सरल गणना की। अगर डोरी की लंबाई एल और उठाव का कोण है तो डोरी की छाया एल कॉस और ऊंचाई एल सिन। इसलिए पतंग यानी हमारे बादल से नीचे का बिंदु धरती से इतने हाथ ऊपर है। कारीगर ने उंगलियों, भीड़ से कोई बोला पर पतंग बादल नहीं। बीरबल मुस्कुराए, सही कहा, पर आज हवा उसी दिशा में है और पतंग उसी स्तर पर स्थिर है जहां बादल की पोटली है। ये अनुमानित वैज्ञानिक नाप है। अगर आप चाहें तो दो अलग कोणों से नापिए, दूसरे स्थान पर जाकर दूसरा कोण लीजिए। दो त्रिकोण से ऊंचाई और दूरी और भी सटीक हो जाएगी। यही तरीका मीनारों की ऊंचाई, पेड़ों, यहां तक कि पहाड़ी तक की ऊंचाई नापने में काम आता है। अकबर ने ताली बजाई, अब नाप मेरे दिमाग तक पहुंच रहा है। मगर तुमने कहा था तीसरा तरीका दर्शन वाला। जी हुजूर, बीरबल ने आंखों में चमक के साथ कहा। रात को तारों के नीचे, तीसरा पहर, रात से तारों का फासला, दूरी जो चलती रहती है। रात उतर आई, आकाश पर तारों की बिखरन। किले की छत पर छोटा सा आकाश यंत्र, जैसे जंतर का मिनी रूप, गोल अष्टफलक, डिग्रियों में विभाजित, देखने के लिए छोटी सी छिद्र पट्टी। बीरबल ने चुप्पी में कहा, जहां पनाह, तारों का फासला डोरी से नहीं, दिशाओं और समय से नापा जाता है। ये तारा आज इस समय इस कोण पर, कल उसी समय दूसरे कोण पर। इन कोणों से हम समझते हैं कि आसमान स्थिर नहीं, पृथ्वी घूमती है। यानी आसमान धरती की दूरी एक स्थिर संख्या नहीं। हम जो देखते हैं वो बदलता चित्र है। दर्शन यही कहता है, जिस दूरी को तुम पकड़ना चाहो वो क्षितिज की तरह सिरक जाती है। इसलिए दूरी का अर्थ बदलो। जहां तुम्हारा ज्ञान खत्म, वहां आसमान शुरू। अकबर ने दृष्टि उठाकर तारों को देखा। तो तुम्हारा कहना है ये दूरी अपरिवर्तनीय संख्या नहीं, प्रसंग है। हां, बादल तक की दूरी आज इतनी, कल हवा बदली तो और तारों तक का माप कोण और समय से, और आग के आसमान तक की दूरी बस एक पलक। हुजूर, पलक झपकाओ, आसमान गायब। पलक खोलो, आसमान हाजिर। यानी आंख और जमीर के बीच जितनी पलकों की मोटाई, उतनी ही आसमान की दूरी भी। गप्पू सिंह फुसफुसाए, वाह बीरबल, ये तो आसमान की नाप पलकों से हो गई। दरबार हंसा, पर अकबर की आंख में गंभीर चमक तैर गई। तुमने तीनों तरह से नाप दिया, जन, विज्ञान, दर्शन, पर क्या कोई ऐसी एक नाप है जो दिल भी मान ले और दिमाग भी? चौथा मोड़, दूरी का नक्शा, एक साथ तीन नाप। अगले दिन बीरबल ने दीवान खास में एक बड़ा चर्मपत्र टांगा, 3 खानों में 3 चित्र। एक, कुएं का प्रतिबिंब, कुएं की मेहराब से पानी तक की हाथों में नाप। नीचे लिखा, जहां अर्थ मिलता है दूरी वहीं तक। 2, पतंग डोरी, कोण, लंबाई एल, और पास ही सरल चित्र, ऊंचाई एल सिन, जमीन पर दूरी एल कॉस, और उसके नीचे गज कदम में उदाहरण, आज बादल तक, फला गज। 3, तारों का घड़ी यंत्र, आज फला तारा, फला डिग्री, कल फला डिग्री, और नीचे पंक्ति, जो बदलता रहे उसका माप समय से बांधो।
लोगों के समझने के लिए बीरबल ने चौथा कोना खाली नहीं छोड़ा। वहां बच्चे खड़े थे। उन्होंने हाथ उठाकर माना, आसमान कहा। बच्चों ने कहा, जहां उंगली रुके, और हर बच्चे की उंगली अलग दिशा में। चौथे खाने में बीरबल ने लिखवा दिया, बालमानस की नाप, आसमान वही जहां उंगली पहुंचे। अकबर ने खड़े होकर ताली बजा दी। अब नाप दिल और दिमाग दोनों को मान्य है। पर दरबार में एक तुनकमिस दरबारी था, शेख मियां, जो हर बात में नुक्ताचीनी करते। वो बोला, बीरबल, ये सब चाले हैं। असल में तुमने आसमान नहीं नापा, चालाकी से बात बदल दी। बांस लो, बांस जोड़ो, आसमान तक उठाओ, नब जाएगा। बीरबल मुस्कुराए, शेख मियां, आपको बांसना पसंद है तो कर लीजिए, पर शर्त, गुंबद की ऊंचाई पहले नाप लीजिए, बिना उस पर चढ़े, तभी आसमान पर चले। हा, बच्चा बच्चा नाप ले, शेख मियां बोले। बीरबल ने मैदान में एक ऊंचा बांस गाड़ा, धूप में बांस और एक छड़ी की छाया की लंबाई मापी, समान त्रिभुजों का आसान सा खेल किया। छड़ी की ऊंचाई छड़ी की छाया, बांस की ऊंचाई बांस की छाया, और बांस की ऊंचाई निकल आई। फिर बोले, अब बगैर चढ़े मीनार नापो इसी विधि से। शेख मियां हड़बड़ा गए। बीरबल ने आगे कहा, देखिए, नापना कला है, जरूरत से अधिक जिद नहीं। आसमान तक बांस जोड़ते जोड़ते आपका बांस खत्म होगा, समय खत्म होगा, धैर्य खत्म होगा, पर समझ से आप 2 मिनट में करीब का सच पकड़ लेते हैं। यही संसार का नियम है। अकबर ने हंसकर कहा, शेखू मियां, अब आपकी जिद धरती पर आकर रुकेगी? शेखू मियां ने लाज से सिर झुका लिया। हुजूर, हम बीरबल से बांस का हिसाब नहीं जीत सकते। एक और मोर, किसान, बादल और पानी की कीमत। उसी हफ्ते सूखा पड़ने की खबर आई। पास के गांव में मेघ मंडरा रहे थे, पर बरसे नहीं। किसान घबराए, कब बरसेगा? बीरबल उसी पतंग और कौनयंत्र के साथ पहुंचे। हवा की दिशा और नमी समझी, बादल की ऊंचाई का अनुमान लिया और ताला बंद के लिए जगह चिन्हित कर दी। यहां बांध बनाओ, यहां से पानी खिसकेगा नहीं। हवा उत्तर पश्चिम से है, इतना क्षेत्र भीगने की उम्मीद है। जो भी गिरा यही थमे, ताकि गांव को 2 महीनों का सहारा मिले। किसान बोले, बीरबल, आपने तो आसमान की दूरी को रोटी की दूरी बना दिया। बीरबल हंसे, विज्ञान तभी काम का जब थाली में दाल भी भर दे। अकबर तक खबर पहुंची। उन्होंने कहा, दूरी की नाप अगर जीवन के काम न आए तो वो घमंड है, और अगर आए तो वो ज्ञान है। तीसरे दिन दरबार सजा। अकबर खड़े हुए। बीरबल, तुमने आसमान धरती की दूरी को 3 नजरों से नापा, जननजर, विज्ञान नजर, दर्शन नजर। तुमने दिखाया कि दूरी स्थिर संख्या नहीं, प्रसंग है, कि नाप का मकसद जीवन को संभालना है। आज से तुम्हें उपाधि माप विवेक अर्थ न। उन्होंने आगे कहा, शहर में छोटे छोटे यंत्र बनेंगे, कोण मापक, रस्सी छड़ी, छाया घड़ी, ताकि बच्चे आसमान को छूना नहीं, समझना सीखें। हर स्कूल में छाया दिवस होगा, जहां बच्चे पेड़ों, मीनारों की ऊंचाई नापेंगे और सीखेंगे कि ज्ञान से दूरी घटती है। गप्पू सिंह ने कान में कहा, हुजूर, अब तो घरवाली से भी कहेंगे। तुम्हारा गुस्सा आसमान सा है, पर हम क्लाइनोमीटर से कम कर देंगे। दरबार हंसी से गूंज उठा। कहानी की सीख, मोरल, 1, दूरी वही नहीं जो आंख दिखाए, दूरी वह है जहां अर्थ मिलता है। कुएं का आसमान बताता है। कई बार प्रतिबिंब ही सत्य तक पहुंचने का पुल होता है। 2, विज्ञान साधारण चीजों से शुरू होता है, डोरी, छड़ी, छाया और कोण। सही प्रश्न और सरल यंत्र अनुमान को ज्ञान बना देते हैं। 3, जो बदलता रहे उसे समय और दिशा से नापो। जीवन में भी दूरी, लक्ष्य तक का फासला प्रसंग से बदलता है। अड़ियल नहीं, लचीला मापन अपनाओ। 4, ज्ञान वही जो थाली में रोटी बढ़ाए। नापजोक अगर गांव के तालाब, किसान की फसल
बच्चों की पढ़ाई में काम आए, वही सच्चा ज्ञान है। 5 जिद नहीं, जुगत। आसमान तक बाज जोड़ने से अच्छा है समझ का बाज बढ़ाना। 2 मिनट में करीब का सच पकड़ लो, जीवन संवर जाएगा। जब कोई कहे आसमान से धरती तक की दूरी नाप कर दिखाऊं, तो मुस्कुराकर याद करना। एक कुआं, बीरबल और 4 चालाक दरबारी पंडित। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबार में रोज की तरह बहस और हंसी मजाक चल रहा था। तभी शाही दफ्तर से खबर आई कि 4 नामी पंडित दरबार में हाजिर होना चाहते हैं। अकबर ने अनुमति दी। दरवाजे खुले और अंदर 4 पंडित आए। उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और चाल में अहंकार झलक रहा था। सभी ने बड़े बड़े ग्रंथ बगल में दबा रखे थे और माथे पर मोटे मोटे तिलक लगाए हुए थे। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, पंडितों, दरबार में आपका स्वागत है। बताइए किस काम से पधारे हैं? सबसे बड़े पंडित आगे बढ़े और बोले, जहां पनाह, हम चारों विद्या और तर्क में अपार ज्ञान रखते हैं। आपकी ख्याति दूर दूर तक सुनी है। सुना है कि आपके दरबार में बीरबल नाम का एक बड़ा चतुर मंत्री है। हम चारों उसे हराना चाहते हैं। अगर वो सचमुच इतना बुद्धिमान है तो हमारी मुश्किल पहेलियां और प्रश्नों का उत्तर दे, वरना मान लीजिए कि आपकी अदालत में विद्वान नहीं, केवल चापलूस बैठे हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। अकबर ने हंसते हुए कहा, वाह, ये तो दिलचस्प होगा। बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली ज्ञानियों को चुनौती देने में कैसा डर, मैं तैयार हूं। पहला पंडित आगे बढ़ा और बोला, बीरबल, बताओ संसार की सबसे बड़ी चीज कौन सी है, जिसे कोई जीत नहीं सकता, जिसे कोई रोक नहीं सकता? बीरबल ने पल भर सोचा और मुस्कुराए, पंडित जी, संसार की सबसे बड़ी चीज समय है। समय से बड़ा कोई नहीं। धन, बल, विद्या सब समय के आगे झुकते हैं। जो राजा समय का सही उपयोग करे वही विजयी होता है। दरबार तालियों से गूंज उठा। पहला पंडित चुप होकर पीछे हट गया। अब दूसरा पंडित आगे आया। उसकी चालाकी जरा और थी। बोला, बीरबल, अगर तुम इतने ही बुद्धिमान हो तो बताओ, किस चीज में जहर भी है और अमृत भी? बीरबल मुस्कुराए और बोले, पंडित जी, उसका नाम है बोलना। अगर आप मीठे बोल बोले तो वही अमृत बन जाता है। अगर कटु और झूठे बोल बोले तो वही जहर साबित होता है। यही कारण है कि कहते हैं, मीठा बोलो, दिल जीत लो। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। सच कहा बीरबल, दरबार की आधी समस्याएं तो जुबान से ही पैदा होती है। दूसरे पंडित का मुंह उतर गया। तीसरा पंडित बड़ा धूर्त था। उसने सोचा, अब ऐसा प्रश्न करता हूं जिसका उत्तर देना असंभव हो। वो बोला, बीरबल, बताओ इंसान के शरीर में सबसे कीमती चीज कौन सी है? सोना चांदी तो बाहर है, लेकिन शरीर के भीतर? बीरबल मुस्कुराए, पंडित जी, शरीर के भीतर सबसे कीमती चीज है दिमाग। अगर दिमाग है तो इंसान हर कठिनाई जीत सकता है। अगर दिमाग ना हो तो वो इंसान होकर भी बेकार है। सोना चांदी चोरी हो सकता है, लेकिन बुद्धि जितनी बांटो उतनी बढ़ती है। यही सबसे अनमोल धन है। तीसरा पंडित भी चुप हो गया। अब चौथा पंडित आगे बढ़ा। वो सबसे ज्यादा अहंकारी था। बोला, बीरबल, तुमने बाकी तीनों का जवाब तो दे दिया। अब मेरा प्रश्न सुनो। ऐसा कौन सा काम है जो राजा भी नहीं कर सकता? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर भी ध्यान से सुनने लगे। बीरबल कुछ देर सोचकर बोले, पंडित जी, राजा चाहे कितना भी महान क्यों न हो, वो मां का ऋण कभी नहीं चुका सकता। मां ही वो शक्ति है जो राजा को जन्म देती है। राजा सबका कर्ज उतार सकता है, लेकिन मां का नहीं। यही काम है जो राजा भी नहीं कर सकता। दरबार गूंज उठा। वाह वाह बीरबल! अकबर की आंखें भी भावुक हो गई। चारों पंडितों के चेहरे उतर गए। वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे।
बीरबल ने हंसते हुए कहा, पंडितों, विद्या और ज्ञान कभी अहंकार के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए होता है। जो विद्वान अपनी विद्या से दूसरों को नीचा दिखाएं, वो असली पंडित नहीं, बल्कि चालाक ठग होता है। अकबर ने आदेश दिया, इन चारों को सम्मान के साथ विदा करो, लेकिन याद रहे, अहंकार का स्थान इस दरबार में नहीं। और बीरबल को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाए। दरबारियों ने ताली बजाई। कहानी की सीख: 1. सच्चा ज्ञान वही है जो समाज के काम आए, न कि अहंकार बढ़ाए। 2. मीठी जुबान से बड़ा कोई हथियार नहीं। बीरबल और चालाक जासूस की टक्कर। एक दिन अकबर अपने शाही दरबार में बैठे थे। दरबार सजा हुआ था। दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी दरबार में एक अनजान आदमी दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी और कपड़े बहुत साधारण, मगर चालढाल देखकर बीरबल की नजरें उस पर टिक गई। वो आदमी झुककर बोला, जहांपनाह, मैं दूर देश से आया हूं। मैं आपके राज्य का सच्चा दोस्त हूं और आपको खबर देने आया हूं कि आपके दरबार में कोई गद्दार है, कोई ऐसा है जो दुश्मनों को राज बताता है। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अकबर का चेहरा गंभीर हो गया। क्या सच कह रहे हो? कौन है वो गद्दार? वो आदमी बोला, हुजूर, मैं सबूत लेकर आया हूं। उसने अपनी पगड़ी से एक नक्शा निकाला। ये देखिए, ये आपके खजाने तक पहुंचने वाली गुप्त सुरंग का नक्शा है, और ये आपके ही किसी दरबारी ने दुश्मनों को बेचा है। अकबर गुस्से से बोले, बीरबल, क्या ये सच हो सकता है? बीरबल ने नक्शा हाथ में लिया, ध्यान से देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये नक्शा तो नकली है और जो आदमी इसे लेकर आया है वही असली गद्दार है। दरबार में सब चौंक गए। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, देखिए इस नक्शे के कागज को। यह बहुत नया है, जबकि हमारे खजाने की सुरंग सैकड़ों साल पुरानी है, और इस पर जो लिखावट है उसमें शब्द हमारे राज्य के नहीं, पड़ोसी राज्य की भाषा के हैं। इसका मतलब ये नक्शा किसी बाहर वाले ने बनाया है। अकबर ने उस अजनबी से पूछा, क्या ये सच है? वो आदमी हकलाने लगा, हु डॉट हुजूर, मुझसे किसी ने दिया था। बीरबल हंस पड़े, हुजूर, ये खुद चालाक जासूस है। इसका इरादा है दरबार में शक फैलाना, ताकि सब एक दूसरे पर शक करने लगे और ये आसानी से अपनी चाल चल दे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इसकी असलियत साबित करने का मौका दीजिए। फिर उन्होंने उस आदमी से कहा, अगर तुम सच में हमारे मददगार हो तो आज रात तुम हमें इस सुरंग का रास्ता दिखा दो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। वो आदमी फंस गया। उसने हामी भर दी। रात को जब सब सो गए, बीरबल चुपके से सिपाहियों के साथ उस जासूस के पीछे पीछे गए। जासूस उन्हें शहर के बाहर एक पुराने कुएं के पास ले गया। उसने कहा, यहीं से सुरंग शुरू होती है। वो ईंट हटाने ही वाला था कि अचानक बीरबल हंस पड़े और बोले, बस यही रुक जाओ, यही तो मैं देखना चाहता था। ये सुरंग नहीं, बल्कि तुम्हारा छुपने का अड्डा है। तुम खुद हमें यहां फंसाने लाए हो ताकि तुम्हारे साथ ही हमला कर सके। जैसे ही बीरबल ने कहा, पेड़ों के पीछे से 4-5 नकाबपोश आदमी निकल आए। वे जासूस के साथी थे, लेकिन बीरबल पहले से तैयार थे। उन्होंने हाथ उठाया और छिपे हुए सिपाहियों को इशारा किया। पल भर में शाही सिपाही बाहर आए और उन नकाबपोशों को पकड़ लिया। जासूस गुस्से से चिल्लाया, बीरबल, तुमने हमें कैसे पहचान लिया? बीरबल मुस्कुराए, बहुत आसान था। तुम्हारे कपड़े साधारण थे, लेकिन तुम्हारे जूतों पर चमक थी। सच्चा व्यापारी इतना चमकदार जूता नहीं पहनता, और तुम्हारी चाल भी आम आदमी जैसी नहीं, बल्कि सैनिक जैसी थी। मुझे तभी समझ आ गया था
कि तुम कोई साधारण आदमी नहीं बल्कि चालाक जासूस हो। सुबह जब सबको दरबार में लाया गया, अकबर ने बीरबल की तारीफ की। बीरबल, अगर तुम न होते तो दरबार में शक फैल जाता और हमारे दुश्मन कामयाब हो जाते। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, हमेशा याद रखिए, चालाकी से बड़ी चीज है सच्चाई और समझदारी। झूठ और धोखा कुछ देर तक चमक सकते हैं, लेकिन सच और बुद्धि हमेशा जीतते हैं। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, इस जासूस और उसके साथियों को जेल में डाल दो और बीरबल को 100 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाए। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। कहानी की सीख, मोरल 1, धोखा चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई और बुद्धि के सामने टिक नहीं सकता। 2, हमेशा इंसान के काम और चालढाल पर ध्यान दीजिए, उसकी असलियत बीरबल और चालाक जासूस की टक्कर। आगरा के किले की लाल दीवारें सुबह की धूप में सोने सी चमक रही थी। शाही बाग में चमेली की महक फैली थी, मगर दरबार के गलियारों में किसी अनदेखी बेचैनी की आहट थी, जैसे हवा कोई राज लेकर चल रही हो। एक दिन अकबर के दरबार में बैठे थे सम्राट, बीरबल, तानसेन, मुंशी, सूबेदार और जाने कितने दरबारी। तभी दरबार की चौखट पर पहरेदारों का एक दस्ते ने एक अनजान फरियादी को हाजिर किया। चेहरा ढका, चाल धीमी, पर निगाहें तलवार जैसी तेज। हुजूर, वो झुककर बोला, मैं फरियादी नहीं, खबरदार हूं। आपके खजाने पर नजर है किसी की। एक जादुई नक्शा शहर में घूम रहा है जो शाही सुरंगों का रास्ता बताता है। उस नक्शे का असली कॉलर दरबार के अंदर ही है। दरबार में कानाफूसी होने लगी। अकबर की भौहें तंग गई। दरबार के अंदर बीरबल के होठों पर हल्की मुस्कान उभरी। जहांपनाह, बाघ अगर खिड़की से झांके तो जंगल के पेड़ मत कटवाइए, खिड़की पर जाली लगाइए। वो अनजान शख्स अपना परिचय देने लगा। नाम अब्दुल रहमान, पेशा व्यापारी। कुछ दिन हुए, पुराने कागज खरीदते हुए मेरे हाथ ये नक्शा लगा। मुझे शक हुआ, सो हाजिर हुआ हूं। बीरबल ने नक्शा फैलवाया। महीन रेखाएं, गोल निशान, कुछ कोड जैसे शब्द। नीम के नीचे सांझ का धागा, तख्त के पास चुप्पी की आग। मुंशी ने आंखें मिचमिचाई। ये तो किसी उर्दू फारसी रुबाई की तरह लिखा है। बीरबल ने नक्शे की तहों के कोने पर उंगली फिराई। कागज कड़क था, पर रंग की गंध अजीब, जैसे लीची के रस में कुछ मिलाया गया हो। अकबर ने पूछा, बीरबल, खालिस है? खालिस नहीं, खतरनाक है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, यह नक्शा जितना दिख रहा है उससे कम नहीं, पर जो छिपा है वही असल है। अकबर ने आदेश दिया, रात होने से पहले सच्चाई चाहिए। दरबार में कोई भी अपने आप पर सवाल न उठाए। तुम्हें जो चाहिए मांगो, बस समय बर्बाद न करो। बीरबल मुस्कुराए। समय हमारी जेब में है, जहांपनाह, पर जेब में छेद न हो, इसकी निगरानी जरूर चाहिए। दरबार खाली कराया गया। केवल अकबर, बीरबल, हाकिम अली, शाही चिकित्सक और 2 भरोसेमंद पहरेदार अंदर रहे। बीरबल ने हाकिम से शीशी मांगी, नींबू रस, हल्की गर्मी। उन्होंने कपड़े की पतली पोटली में हल्की आंच पर कागज पकड़ा। धीरे धीरे नक्शे की सफेद सतह पर धुंधले से नए अक्षर उभर आए। अदृश्य स्याही, उभरा लिखावट कह रही थी, शब-ए 14 की रात, कारीगरों का कुआं, तीसरी ईंट और पतंगे का निशान, वहीं से खिलता है राजमार्ग। अकबर चौंके। कारीगरों के कुएं की तीसरी ईंट? बीरबल ने सिर हिलाया। और पतंगे का निशान, यानी रोशनी पर जान देने वाली चीज। ये जासूसी काम की कुंजी है। नक्शा हमारा नहीं, चाल हमारी तरफ बढ़ती आ रही है। मगर ये अब्दुल रहमान? अकबर ने पूछा, या तो वो चालाक जासूस है या उस खेल का मोहरा। दोनों ही हालत में खेल की बाजी अब हमारी है।
अगर हम उस तीसरी ईंट तक उससे पहले पहुंच गए। बीरबल की आंखों में चंचल चमक थी, जैसे शेर झाड़िपों में पंजों के निशान पड़ रहा हो। रात होने पर बीरबल ने 4 टीम बनाई। 1, तानसेन और उनके चेले संगीत की आड़ में चौक चौराहों की हरकतें देखने के लिए। 2, हाकिम अली दवाखाने की खिड़की से आना जाना नोट करने और किसी अजीब गंध की पहचान के लिए। 3, गप्पू सिंह हंसी ठट्ठा करते बाजार घूमते रहे मगर कानों को चील बना ले। 4, खुद बीरबल कारीगरों के कुएं पर, कुछ मिट्टी, कनी, राख और कपास के साथ। आधी रात होते होते कारीगरों के कुएं के पास एक परछाई उभरी, फुर्तीली, सावधान। उसने ईंटों पर हाथ फेरा, तीसरी ईंट ठोकी, खट। ईंट ने हल्की जगह छोड़ी। परछाई ने पतली सी कुंडी से निकालना चाहा। तभी ईंट के नीचे से सूखी राख के भुरभुरे कण उछले और उसकी उंगलियों में काले निशान पड़ गए। बीरबल का लगाया हुआ राखकनी का जाल। परछाई सक्का गई, फिर भी उसने एक पतली कागजी तितली निकालकर ईंट पर चिपकाई। उस पर लिखा था, पतंगे को पहचानो। वो झटके से दूर खिसकी और अंधेरे में गुम हो गई। बीरबल ने पहरेदारों को रोका, पीछा नहीं, निशान को पीछा करने दीजिए। जासूस चाहता है कि हम दौड़ें, हमें सोच को दौड़ाना है। बीरबल ने हल्की रोशनी में ईंट की आड़ से एक सुराख देखा, अंदर बांसुरी जितनी पतली सुरंग। उन्होंने सुराख में रुई का गोला डालकर उसके एक सिरे से केसर मिला धागा बांध दिया और दूसरा सिरा अपने पास रख लिया। बोले, जिधर जासूस हवा करेगा इधर धागा खींचेगा, हम बिना गए उसके रास्ते पर जाएंगे। सुबह दरबार लगा। अकबर की आंखों में सोच, बीरबल के होठों पर रसिक मुस्कान। तभी दरबार में 2 अजीब बातें हुई। पहली, अब्दुल रहमान फिर हाजिर। हुजूर, मैंने अपना काम कर दिया। नक्शा असली था, पर मेरा दुख यह है कि अब मेरी जान खतरे में है, मुझे शरण दीजिए। दूसरी, शाही कारीगर शाहअफजल के कपड़ों से गंध उठ रही थी, हल्की सी केसर और धुआं मिली हुई। बीरबल की नजरें ठहर गई, पर वो मुस्कुराते रहे। अकबर ने अब्दुल रहमान से पूछा, तुम व्यापारी हो, पर तुम्हारी हथेलियों में स्याही का धब्बा क्यों? वो झट बोला, कागज के काम से। बीरबल ने हल्के से ताली बजाई। कागज की स्याही काली होती है जनाब। आपकी दरबार में सनसनाहट दौड़ गई। अब्दुल रहमान का चेहरा पल भर को सख्त हो गया, फिर उसने मुस्कान ओढ़ ली। बीरबल जी, आप सचमुच तेज हैं, पर तेज आंधी से दिया भी बुझता है। वो एकदम मुड़ा शाही कारीगर शाहअफजल की तरफ, और ये दिया आपने ही जलाया। शाहअफजल घबरा गया। हुजूर, मैं बेकसूर। अब्दुल रहमान की आवाज धारदार हो गई। इसने ही नक्शा निकाला, इसने ही सुरंग में कुंडी डाली। मैं तो बस एक व्यापारी। बीरबल ने दयालु हंसी हंसी। व्यापारी साहब, व्यापारी वही जो मोल बताए। आप तो झूठ का भाव लगा रहे हैं, जरा हाथ फैलाइए। अब्दुल ने हथेलियां दिखाई, काले धब्बे, पर उंगलियों के सिरों पर केसर की हल्की लकीरें भी थी, वही जो बीरबल धागे में लगाए थे। रात आप सुराग से हवा खींच रहे थे ताकि धागा आपकी तरफ आए, और आया भी। आपने उसे तोड़ा नहीं, बस रगड़ा। तभी केसर की महक उंगलियों तक जा पहुंची। अब्दुल हंसा, शाबाश, पर खेल अभी शुरू हुआ है। वो जैसे ही आगे बढ़ा, पहरेदारों ने घेर लिया, मगर अब्दुल ने अपनी कमर से कांच की छोटी शीशी निकाली। उसमें एक पतंगा बंद था। बोला, जहां रोशनी है पतंगा वही जाएगा, और जहां पतंगा जाएगा वही राज खुलेंगे। उसने शीशी का ढक्कन खोला, पतंगा उड़ा दरबार की खिड़की से बाहर शाही गलियारे की ओर। पीछा करो। कई दरबारी चीख पड़े। रुको, बीरबल ने हाथ उठाया। पतंगे का पीछा पतंगा करेगा, आदमी नहीं। सबने हैरानी से देखा। बीरबल ने अपनी झोली से कागज की 100 पतंगे निकाल दी।
बहुत हल्की, बहुत महीन, और उन्हें खिड़की से बाहर हवा में छोड़ दिया। असली पतंगा उन्हें देखकर एक दिशा में चला, सीधा कारीगरों की बस्ती की ओर। लो, बीरबल ने कहा, अब जासूस का इशारा उसी पर पलट रहा है जहां पतंगा गया। वहां निशान हम पहले ही छोड़ आए हैं। शाम ढली। बस्ती के किनारे एक पुराना गोदाम था। छत से सूरज की आखिरी किरणें छनकर नीचे गिर रही थी। बीरबल, गप्पू सिंह और 2 गुप्त सिपाही चुपचाप पहुंचे। गोदाम के अंदर सुराग के पास एक तख्त था। उसी के नीचे हल्की खोखल जगह जहां से बाज जैसी गंध आती थी। गप्पू ने फुसफुसाया, हुजूर, अंदर कोई है? बीरबल ने मुस्कुराकर जेब से छोटा सा आईना निकाला, उसे दरार में डाला और धूप की पतली रेखा को अंदर भेजा। रोशनी निकली तो सामने दीवार पर लिखा चमका, जहां पतंगा थमे वही राज जमे। अचानक पीछे से कदमों की आहट। अब्दुल रहमान, साथ में 2 नकाबपोश। अब्दुल बोला, शाबाश बीरबल, तुम आए और हमारा नक्शा तुम्हारे साथ। अब ये राज हमारा हुआ। गप्पू सिंह ने लाठी तानी। अरे तू! बीरबल ने हाथ रोका। गप्पू, आज लड़ाई सिरों की है, सिरों पर नहीं। अब्दुल ने तख्त सरकाया। नीचे छोटा सा कूप दिखा जिसमें लोहे की सीढ़ियां नीचे उतरती थी। चलो, अब्दुल बोला, या तो तुम या तुम्हारे सम्राट के राज, किसी एक को हम आज साथ ले जाएंगे। बीरबल हंस दिए। राज तो तुम ही लेकर जाओगे, पर अपने। हम तो बस आईना दिखाएंगे। वो आगे बढ़े, सीढ़ियों पर पैर रखा। चलो चलो। सिपाही दाएं बाएं टिके, अब्दुल और उसके आदमी पीछे पीछे। नीचे पहुंचकर लंबा गलियारा, दोनों ओर दराज, कुछ में पुराने कागज, कुछ में औजार, और बीचों बीच पत्थर की ठंडी हवा। अचानक दीवार से सरसराहट, किसी ने रस्सी खींची, लोहे की जालीदार पर्दा गिरा। बीरबल और गप्पू आगे, अब्दुल और उसके आदमी पीछे फंस गए। अब्दुल दहाड़ा, धोखा। बीरबल की आंखें चमकी। धोखा नहीं, दिमाग का पैंतरा। ये जाली मैंने ही 2 दिन पहले लगवाई थी, जब शाही कारीगरों की मरम्मत की जांच चल रही थी। अब्दुल फुसफुसाया, तुम जानते थे? मुझसे पहले मेरी शंका जानती थी। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुम इस शहर में पतंगे छोड़ते रहे, मैं दियों के शीशे नीचे करता रहा। तुमने नक्शा बनाया, मैंने नक्शे की परिभाषा बदल दी। गप्पू सिंह खिलखिलाए, आज तो मजा आ गया। अब्दुल ने आखिरी दाव खेला, जेब से छुरा निकाला और जाली की दरार में घुसाकर रस्सी काटने की कोशिश करने लगा। तभी ऊपर फर्श पर पहरेदारों ने धागा खींचते देखा, वही केसर वाला धागा। संकेत पाकर तीनों ओर से गुप्त दरवाजे खुल गए और अब्दुल रहमान व उसके साथी चारों तरफ से घिर गए। बस, बीरबल ने कहा, अब सम्राट के सामने सच बोले बिना तुम्हारे पतंगे को भी सवेरा नहीं होगा। दरबार में अगली सुबह अब्दुल को पेश किया गया। चेहरा अब बेनकाब, आंखों में घमंड की जगह थकान। कहो, अकबर ने सख्ती से पूछा। किसके कहने पर? अब्दुल ने धीमे से कहा, पड़ोसी सूबे का नवाब। उसे लगा कि आगरा किले के नीचे पुराने खजाने का रास्ता है। उसने सोचा, पहले नक्शा चारों तरफ घुमाओ, फिर एक ईमानदार व्यापारी बनकर दरबार में जाओ, शक कहीं और मोड़ो और वहीं से दरार खोलो। अकबर ने बाज की तरह देखा, किस किस ने मदद की? अब्दुल ने इधर उधर देखा, फिर बोला, एक आदमी, शाही कारीगरों के बीच। पर वो अनजान था, उसने बस ईंट निकालना सिखाया। असल खेल मुझसे। बीरबल ने कारीगर शाहअफजल को बुलवाया। तुम्हें किसने कहा था ईंट की जांच करने को? कांपते हुए शाहअफजल बोला, हुजूर, मेरे पास एक बुजुर्ग आए, कहा कि ईंटों में खुशबू भरकर गोदाम ठंडा रखा जा सकता है। मैंने उसी के कहने पर। बीरबल ने सिर हिलाया, यानी छल इल्म की आड़ में घुसा और तुम अनजाने मोहरा बन गए। गलती तुम्हारी, नियत नहीं, अक्ल की नींद।
सजा हल्की होगी पर होगी, ताकि अगली बार किसी की मीठी बात का मोल तोल सको। अकबर ने आदेश दिया, अब्दुल रहमान को कैद सख्त, नवाब को कड़ा संदेश, आगरा में पतंगे नहीं चीलें उड़ती हैं। कारीगर शाहअफजल को 1 मास की सजा, दरबार में रोज सच और छल पर लिखित पाठ पढ़ना होगा और शाही कारीगरी अकादमी में जागरूकता का पाठ शुरू किया जाएगा। मामला खत्मसा हुआ, पर बीरबल ने एक दिन बाद अकबर से कहा, जहां अपना खेल अभी बाकी है। कैसे? जासूस की टक्कर जीतना केवल पकड़ना नहीं, तरीके से जीतना है। जो आदमी चाले चलता है वो नई चाल सोचेगा। हमें उसे यह एहसास कराना है कि यहां अकबर ने सिर हिलाया। कहो, शहर में फ्रेब पहचान मेले का आयोजन हो, जहां बच्चे किशोर छोटे छोटे जासूसी प्रयोग देखें। अदृश्य स्याही, छाया खेल, आईना रोशनी, धागा संकेत, और हर प्रयोग के बाद एक सीख, जो चमके वो सोना नहीं। साथ ही शाही मूक विद्यालय से मुक्ताली की कार्यशाला, ताकि लोग बिना शोर भी समझना सीखें। बाजार के चौक में बोर्ड लगे, किसी अनजान के कहे पर ईंट न निकाले, गंध, गीली मिट्टी, अजीब हरकत, तुरंत चौकीदार को खबर। और सबसे बढ़कर हर मोहल्ले में 3 समझदार चश्मे, लोग जिन्हें मोहल्ला पहचानता और भरोसा करता हो। किसी नई बात पर पहले वही तौल कर राय देंगे। अकबर की आंखों में गर्व चमका। तुम लड़ाई जालिमों से नहीं, झोल से लड़ते हो। फ्रेब पहचान मेला लगा। बच्चों ने नींबू स्याही से लिखना सीखा, धूप दिखाकर अदृश्य अक्षर पढ़े। गप्पू सिंह ने मंच पर झूठा चमत्कार दिखाया, खाली गिलास से धुआं निकाला, असल में सूखी बर्फ और पानी, और फिर समझाया, देखो धुआं देखकर डरना नहीं, समझना। हाकिम अली ने गंधब पहचान सिखाई, केसर, कपूर, तंबाकू कौन कहां इस्तेमाल होता है। तानसेन ने मौनराग में बच्चों को ध्यान सिखाया, ध्वनि सुनो पर अर्थ पकड़ो। उधर कैदखाने में अब्दुल रहमान ने यह सब सुना। उसका चेहरा कड़ा हुआ। एक रात वो चुपचाप पत्थर पर पतंगे का चिन्ह बनाने लगा, जैसे अपने गुरु को संदेश भेज रहा हो। पहरेदारों ने देखा, बीरबल को खबर दी। बीरबल ने मुस्कुराकर जेल की दीवार पर आईना टांग दिया, ताकि जो भी चिन्ह बने वो खुद अब्दुल को खुद की चाल उल्टी दिखाए। ये प्रतीक मात्र था, पर असर गहरा। अब्दुल ने उभर कर देखा, पतंगा जो रोशनी पर जान देता है वो अपनी जान के लिए रोशनी ढूंढ रहा था, पर अब रोशनी आईना बन चुकी थी। 1 हफ्ते बाद कैदखाने में अब्दुल टूट गया। उसने कबूल किया कि नवाब के अलावा शहर में 2 हमराज और है। एक इधर उधर छोड़ी गई अफवाहें उछालता, दूसरा बाजार में नक्शों की नकल बनाता। दोनों पकड़े गए। पूछताछ में पता चला, जब भी शहर में कोई मौलवी या कारीगर नई तरकीब बताने आता, ये लोग मुफ्त इल्म के नाम पर उसे शहर भर में फैला देते, ताकि दिमाग फैल जाए और शक सिमट जाए। वही हुआ था ईंट की कहानी में भी। अकबर ने जीत की मुहर लगाई। आगरा अब मेवाखोरों का शहर नहीं, मनीषियों का शहर होगा। दरबार में उत्सव हुआ, न ढोल बजा न शहनाई, पर शहर के हर घर में दिए जले। लोग मुक्ताली बजाब जाकर मुस्कुरा रहे थे। अकबर ने बीरबल को बुद्धि कवच की उपाधि दी और गप्पू सिंह को हंसी हाकिम, क्योंकि उन्होंने कठिन बात को हंसते हंसते जनभाषा में समझा दिया। कारीगर शाहअफजल को पुनः नियुक्ति मिली, पर शर्त, वो अब अकादमी में ठग प्रयोगों का भंडाफोड़ सिखाएगा। बीरबल ने दरबार के आंगन में खड़े होकर कहा, जहांपनाह, जासूस और दिमाग दोनों छाया की तरह है। रोशनी आएगी तो दोनों दिखेंगे, पर सही आईना हुआ तो छाया उलझ जाएगी। हमने आज शहर को आईना बांटा है। अकबर मुस्कुरा दिए, और इसलिए आज ढोल नहीं, मौन ताली। सबने हथेलियां धीमे धीमे मिलाई, बिना आवाज, मगर उस नीरव ताली की गूंज आगरा की हवाओं में बहुत देर तक बजती रही, दिलों में, दिमागों में
और आने वाली पीढ़ियों की कहानियों में। मोरल 1, चालाकी से नहीं, स्पष्टता से जीतो। जो बात जितनी रहस्यमय लगे उतनी ही जांच मांगती है। अंधविश्वास से बड़ा जासूस कोई नहीं। 2, ज्ञान का मुफ्त मेवा अक्ल की भूख नहीं मिटाता। हर नई तरकीब पहले परखो, क्या, क्यों, कैसे। 3, सुरक्षा सिर्फ दरवाजों की नहीं, दिमागों की भी होती है। समाज को बुद्धि क्वच दो, छल की जड़ वही सूखती है। 4, मौन की ताली सबसे बुलंद होती है। नाम का ढोल नहीं, काम का असर ही सच्ची जीत की ध्वनि है। 5, गलती और गुनाह में फर्क समझो। अनजाने में हुई गलती को सीख बनाओ, जानबूझकर किए गुनाह को सीमा दिखाओ। जब भी कोई पतंगे की तरह आपकी जिज्ञासा को रोशनी दिखाकर फुसलाए, याद रखिए, आईना सामने रखिए, सवाल कीजिए और सच की तीलियां जलाइए। गप्पू सिंह फुसफुसाए, ये तो सूरज का ट्यूबलाइट लग रहा है। अकबर ने कांच को पास से देखा। लपट नहीं, धुआं नहीं, बस एक चमकीला उजाला। वाह बीरबल, बिना आग उजाला, और दिया सच में दिए जैसा ही दिख रहा है। बीरबल ने नम्रता से कहा, जहां पनाह, प्रकाश को पकड़ना भी एक कला है। सूरज सबको देता है, पर जो दिशा और दर्पण समझ ले, उसके दिए बिना आग भी जगमगा उठते हैं। दूसरा पहर, सांझ जुगनू का दिया, प्रकृति की दी हुई लौ। साज हली, आकाश पर संतरी परत। बीरबल ने उसी बाग के अंधियारे हिस्से में एक और दिया रखवाया। इस बार नीचे महीन जाली और ऊपर कांच का ढक्कन। चारों तरफ मखमल का पर्दा टंगा था ताकि हवा न लगे। बीरबल ने धीरे से हंसते हुए इशारा किया। कांच के दिए में छोटे छोटे जुगनू घूम रहे थे। हरी पीली रोशनी की कतर ने उभरती डूबती, मानो कोई परियों की चक्की घुमा रहा हो। पंडित जी दंग, अरे ये तो दिया जला हुआ लगता है। काजी साहब बोले, पर लपट कहा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, ये जैव प्रकाश है, जीवित रोशनी। जुगनू ईश्वर की छोटी सी लौ है, जो आग नहीं पर उजाला देती है। हमने दिए का घर बना दिया, लौ प्रकृति ने दे दी, बिना आग का दिया तैयार। गप्पू सिंह ने धीरे से ताली बजाई। वाह, खुद चलती बत्ती। अकबर के चेहरे पर बालसी खुशी तैर गई। बीरबल, ये दिया नन्हा है पर दिल भर देता है। तीसरा पहर, रात चांदनी का दिया, रोशनी का उधार। रात गहराई, चांद पूरा नहीं पर मोटी चांदनी बिखरी हुई। इस बार बीरबल ने दिए के चारों ओर दूधिया सफेद कपड़ा तान दिया, जैसे दिए को एक सफेद तंबू दे दिया हो। ऊपर छोटे छोटे कांच के चुने प्रिज्म जैसे, जो चांदनी को तोड़कर दिए के पेट में उतार रहे थे। दिए के भीतर सादा कांच की छड़ी रखी थी। छड़ी रोशनी पाकर मंद मंद चमक उठती और दिए का पेट दूधिया हो जाता। अकबर ने देखा, कोई आग नहीं, कोई जुगनू नहीं, पर दिया खुद ब खुद चमक रहा है, जैसे चांद का टुकड़ा कांच में घुल गया हो। बीरबल बोले, जहां पनाह, उधार की रोशनी भी रोशनी होती है, बशर्ते हम उसे संभालना जाने। ये चांदनी का दिया है, बिना आग। हम बस रास्ता देते हैं, रोशनी अपने आप बहती है। दरबारियों के चेहरे पर बाल सुलभ कौतूहल। किसी ने तंबू हटाकर देखा, उजाला सच में दिए के भीतर पकड़ा हुआ था। चौथा पहर, विशेष ज्ञान का दिया, मन में उजाला, घर घर रोशनी। अकबर ने ताली बजाई। 3-3 बिना आग के दिए। मगर बीरबल, तुमने कहा था एक खास दिया भी, वो कहा है? बीरबल मुस्कुराए। ये दिया सबसे बड़ा है, पर लपट इसमें भी नहीं। आग का होना जरूरी नहीं, आग का होना जरूरी है। उन्होंने शहर के चौक में सबको बुलवाया, बच्चे, औरतें, बूढ़े, मर्द, सैकड़ों की भीड़। चौक के बीच एक बड़ी सफेद दीवार थी। बीरबल ने 25-30 छोटे छोटे दर्पण लोगों में बांटे। हर किसी को कहा, अपने घर में रखा दिया,
जो आग से जला हो वो यहां नहीं लाना। आप सब अपना चेहरा, अपनी मुस्कान, अपनी आंखों का भरोसा लेकर आइए। दर्पण से चांदनी या सूरज की किरण पकड़िए और दीवार पर एक छोटा उजला धब्बा बनाइए। फिर उन धब्बों से ज्ञान लिखिए। लोग हंसे, पर कोशिश शुरू हुई। कोई दर्पण ऊंचा करता, कोई नीचे, किसी का धब्बा गोल, किसी का अंडाकार। थोड़ी देर में दीवार पर सैकड़ों उजले धब्बे बन गए और धीरे धीरे धब्बे अक्षरों में बदल गए। ज्ञान। चौक तालियों से गूंज उठा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबात यही है। एक एक छोटा दर्पण मिलकर एक बड़ा दिया बन जाता है। घर घर का छोटा उजाला मिलकर शहर को रोशन कर सकता है, बिना आग। अकबर की आंखें भीग सी गई। बीरबल, ये उजाला दिल में उतर गया। सुबह फिर दरबार सजा। गप्पू सिंह उछलकर बोले, जहां पनाह, अब तो दिए की दुकान खोल लीजिए। आग खत्म, धुआं खत्म, सिर्फ उजाला। सब हंसे। तभी पंडित जी ताव में बोले, बिना आग के दिया ठीक है, पर गर्मी कहा? दिया तो गर्माहट भी देता है। बीरबल ने मजे से उत्तर दिया, पंडित जी, उजाले की दो तरह हैं, एक जो गर्मी दे, एक जो राह दिखाए। राह दिखाने वाले दिए में धुएं की जरूरत नहीं। मन गर्म हो जाए, बस वही सच्ची गर्माहट है। काजी साहब ने चुटकी ली, तो अब से इश्क का दिया जलाए। बीरबल हंसे, इश्क का दिया जले, मगर अक्ल की हवा लगती रहे, वरना धुआं बहुत होता है। दरबार फिर खिलखिला उठा। उसी शाम खबर आई, शहर की एक बारात निकली है और हवा तेज हो चली है। दियों की कतार बार बार बुझ रही है। दूल्हे के पिता नाराज, अरे आज तो उजाला चाहिए, आग से या बिना आग से कुछ करो। अकबर ने बीरबल को बुलाया, चलो परीक्षा चौथी भी हो जाए। बीरबल पहुंचे। बारात लंबी, बच्चों के हाथ में कागजी लालटेन जिनमें दिए रखे थे। हवा फूंक मारती और दिए बुझ जाते। बीरबल ने तुरंत दोपट्टे और पतले कांच के कटोरे मंगाए। लालटेन का मुख कांच से ढकवाया और ऊपर नीचे छोटे छोटे छेद करवा दिए, ताकि हवा का रास्ता रहे पर लपट न डोले। साथ ही कुछ लालटेन में छोटी कांच की छड़ियां लगा दी, जिन्हें मशालों की रोशनी से चमक पकड़ने का रास्ता मिला। बिना आग का उजाला भी साथ चल पड़ा। पराक्रम और परंपरा दोनों साथ। बारात चमक उठी। दूल्हे के पिता ने हाथ जोड़ दिए। आज समझ आए कि उजाला कई तरह का होता है, बस अक्ल की एक चुटकी चाहिए। अगले दिन दरबार। अकबर बोले, बीरबल, तुमने कल 3 दिए दिखाए, सूरज का, जुगनू का, चांदनी का और चौथा जंदिया, जिसमें हर घर की छोटी रोशनी जुड़कर बड़ा उजाला बनी। फिर बारात में बिना आग का सहारा दे दिया। हमें जवाब मिल गया, दिया केवल आग से नहीं, अक्ल और व्यवस्था से भी जलता है। उन्होंने घोषणा की, आज से बीरबल को उपाधि दीप विवेकरत्न और 100 स्वर्ण मुद्राएं। साथ ही शहर में बिना धुएं के दिए के लिए कारीगरों का अखाड़ा बनेगा, जहां दर्पण, कांच, लालटेन और जुगनू आश्रय जैवोजाला बगीचा की कला सीखी जाएगी। रात के पहरेदारों को दरपंदिया साथ रखने का नियम होगा, ताकि हवा चले तो भी उजाला न रुके। गप्पू सिंह ने कान में कहा, हुजूर, अब चूल्हे में भी धुआं टैक्स कम लगवाइए। अकबर हंस पड़े, पहले अकल टैक्स बढ़ा लो, ताकि सबको समझ मुफ्त मिले। कहानी की सीख, मोरल। 1, उजाला सिर्फ आग से नहीं आता, अक्ल, व्यवस्था और सहयोग से भी आता है। 2, प्रकृति के दिए छोटे छोटे उजाले, जैसे जुगनू, को संभालने की कला सीखो, ताकि धुआं कम, रोशनी ज्यादा मिले। 3, उधार की रोशनी, चांदनी सूरज की किरण भी रोशनी है, दिशा और माध्यम से उसे पकड़ा जा सकता है। 4, जंदिया सबसे बड़ा दिया है, एक एक छोटे प्रयास से समाज रोशन होता है। 5, समस्या का हल परिभाषा में छिपा होता है,
दिया का मतलब सिर्फ लपट नहीं, प्रकाश है। जब अर्थ सही पकड़ोगे, रास्ते खुलेंगे। जब कोई कहे बिना आग का दिया जलाओ, तो याद रखना, दर्पणों से सूरज पकड़ो, कांच से चांदनी।